आज लेडी हार्डिंग्स हॉस्पिटल से एक साथ में आरएमएल हॉस्पिटल, सफदरजंग अस्पताल, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सभी का लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई हेल्थ फैसिलिटी, हॉस्टल्स, सभी का लोकार्पण हुआ। मैं जब आ रहा था, रास्ता में मुझे ब्रीफ कर रहे थे, जब 1915 में ये हॉस्पिटल की स्थापना हुई, उस वक्त मुझे बता रहे थे कि कॉलेज के स्टूडेंट के लिए 25 रुपये हॉस्टल फी थी, 25 रुपये हॉस्पिटल फीस। कहाँ 25 रुपये? उसके लिए डोनेशन देने वाले लोगों का मैक्सिमम डोनेशन था 5 लाख रुपया। 1000, 2000, 5000 डोनेशन देने वाले लोगों का नेम्स बोर्ड में लिखते थे। समय बदलते गया और बदलते समय के साथ बदलते रहना आवश्यक होता है। कोई सोसाइटी, व्यक्ति के समूह या राष्ट्र समय के साथ नहीं बदलता है, वो पीछे रह जाता है। जिसको समय के साथ सरवाइव होना है, उसको बदलते रहना बहुत आवश्यक होता है। और बदलाव के लिए रिसर्च और इनोवेशन बहुत आवश्यक है। वर्तमान समय में इतनी बड़ी फैसिलिटी, स्टूडेंट के लिए हॉस्टल बनी, नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट के लिए हॉस्टल बनी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, मेडिकल कॉलेज में सुविधा बढ़ी, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी ब्लॉक बना, ये सब बन गया। लेकिन ये बनने के बाद हमारे सामने बहुत बड़ी चैलेंज है। इस चैलेंज को हमें एड्रेस करना है, जो यहां बैठे हुए स्टूडेंट और फैकल्टी सभी की जिम्मेवारी है। क्या हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कम कर रहे हैं? क्या मैं जब पार्लियामेंट में मेरी रिप्लाई देने के लिए ब्रीफिंग ले रहा था, तो मुझे बता रहा था कि वैश्विक स्तर पर 73% लोग की मृत्यु नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से होती। इंडिया में 63% की डेथ रेट नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से होती है। ये दिन बाय दिन बढ़ती जा रही है। उसको कम करने के लिए हमारे सामने चैलेंज है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? मैं मानता हूं कि एडवाइस देना, किताब पढ़ना, एजुकेशन लेना, एजुकेशन लेके एडवाइस करना बहुत आसान होता है। लेकिन क्या हेल्थ की जिम्मेवारी, एक ट्रेडिशन होती है सोसाइटी में कि भाई हेल्थ की जिम्मेवारी किसकी? तो फिर सरकार की। सरकार ने अस्पताल खोल दिया, सरकार ने फ्री मेडिसिन दे दिया, सरकार ने आयुष्मान भारत योजना जैसी योजना चला दिया, जन औषधि केंद्र चला दिया, कैंसर की मेडिसिन के लिए ट्रेड मार्जिन फिक्स कर दिया। ये सारी व्यवस्था सरकार ने कर दी। लेकिन हमारी देश के नागरिक की कोई जिम्मेदारी होती है कि क्या हमें खाना, क्या हमें नहीं खाना, हमारी रहन सहन, जीवन शैली में बदलाव करना, ये सरकार कर देगी क्या? अपना व्यक्तिगत जीवन में बदल करने के लिए, अपनी स्वयं की हेल्थ को सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहली जिम्मेवारी हमारी होती है। और मैं तो वहां से प्रारंभ करना चाहता हूं कि आप मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं और मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले फैकल्टीज, एचओडी, प्रोफेसर, सब लोग, क्या हमने हमारी जीवन शैली में बदल किया? क्या हमारे हॉस्टल में जो मेन्यू होता है, मेनू बनता है, उसमें हमने कुछ बदल किया है? क्या हम कॉलेज के स्टूडेंट फ्री पीरियड में जाके क्या खाते हैं, लंच में क्या लेते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं,
अपने स्वयं को भी पूछने की मुझे लगता है कि समय आ गया है। मेरे मन में पहले ऐसा था, आपको पता ही नहीं होता है, कई बार मैं आके आपकी मैच में बैठ के चला जाता हूं, तो कई स्टूडेंट वहां चाय पानी खाने पीने खाते पीते रहते हैं, तो मैं भी जाके चाय लेके आ जाता हूं, उसके साथ कई बार बात कर लेता हूं। मैं उसको बताता नहीं हूं, कई बार कोई पहचान भी लेता है कि मंत्री जी होंगे। हम भी जंक फूड की ओर है, हमारी खान पान भी, हम जो डायरेक्शन देते हैं और दूसरे को कहते हैं, या तो मेडिकल प्रोटोकॉल वर्तमान समय में बताता है उसके अनुरूप है क्या? मुझे लगता है कि शुरुआत करने की जिम्मेवारी हमारे से है। पहले डॉक्टर स्वस्थ होना चाहिए। दोस्तों, ये देश में डॉक्टर के प्रति जनता की आस्था अलग है, श्रद्धा अलग है। हमारे यहां देश और दुनिया में हेल्थ का अपना अपना मॉडल हो सकता है और होता है, लेकिन हमारे यहां हेल्थ का मॉडल दुनिया से अलग है। हमारे यहां दर्दी नारायण बोला जाता है। दर्दी को नारायण कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। ईश्वर के रूप में हमें उसकी सेवा करनी है। हमारे यहां कोई पेशेंट आते हैं, तुम दर्दी को ईश्वर के रूप में देखे, और जब दर्दी आते हैं ईश्वर के रूप में देखते, तो ईश्वर कहां होते हैं? हम कहते हैं टेंपल में, मंदिर में। तो हमारी अस्पताल मंदिर है भाई, अस्पताल मंदिर है। पेशेंट दर्दी नारायण है, तो मेरा डॉक्टर क्या है? मैं मानता हूं कि मंदिर का पुजारी के रूप में किसी को स्थान मिलता है तो मेरे डॉक्टर को मिलता है। और इसलिए डॉक्टर की जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। ये देश में डॉक्टर ने एक बार बोल दिया, जनता विश्वास करती है, श्रद्धा से जो देखती है। यहां शायद काम करते करते कोई डॉक्टर की गलती भी हो जाती है, लेकिन भी पेशेंट और उसके रिश्तेदार, रिलेटिव्स कहते हैं कि डॉक्टर ने मेहनत करी। डॉक्टर का इरादा तो नहीं था ना, हमारा पेशेंट का आयुष्य पूरा हो गया होगा, और नहीं रहे। और डॉक्टर के प्रति ब्लेम नहीं करते हैं, कोर्ट नहीं जाते हैं। रेर ऐसे किस्से होते हैं जो डॉक्टर के प्रति कोर्ट कार्यवाही करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए दोस्तों, हमारी जिम्मेवारी है, देश की 140 करोड़ की जनता, उसका हेल्थ को सुनिश्चित करना है। हमारी जिम्मेवारी है, हमें विश्व की हेल्थ की भी चिंता करनी है। हेल्थ हमारे लिए केवल देश के परिप्रेक्ष्य का विषय नहीं है। हम वसुधैव कुटुंबकम की फिलोसॉफी में मानने वाले लोग हैं। विश्व हमारा परिवार है, ये हमारा संस्कार है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी जीवन शैली है। हमने जो ज्ञान दिया है, हम उसकी पेटेंट नहीं लेते हैं। हमने योग की पेटेंट करवा ली, तो ये तो हमारी पेटेंट है ना, हमारा ऋषि मुनियों ने दी हुई गिफ्ट है। लेकिन भी हम उसकी पेटेंट नहीं लेते हैं। दुनिया योग करे, हम खुश होते हैं। दोस्तों, चरक कहते थे, हमारे ऋषि मुनि कहते थे, वैसा दुनिया करे। हमने कभी उसके लिए पेटेंट की बात नहीं कही है। हमने दुनिया की सेवा की है। और इसलिए कोविड क्राइसिस के दरमियान आप लोगों ने देखा, उस वक्त हमारे पास अवसर था। जो हेल्थ को हमने कॉमर्स के रूप में देखी होती ना, तो हमारे पास अवसर था। दुनिया के पास उस वक्त मेडिसिन नहीं थी। हम चाहते तो अपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन, रेमडेसिविर इंजेक्शन का जितना चाहे इतना पैसा ले सकते थे, और दुनिया देने के लिए मजबूर थी। समय होता है तो हम भी दुनिया को पैसा देते ही है। लेकिन जब दुनिया में कोई मेडिसिन बनने लग जाती है, तो उसमें देश का तो भला होता ही है, लेकिन विश्व का भी भला इसलिए हो जाता है, इंडिया में एफोर्डेबिलिटी होती है। हमारे यहां सस्ती मेडिसिन होती है। सस्ती क्यों होती है? 15,000 से अधिक हमारी फार्मा कंपनी है। वो केवल कॉमर्स नहीं देखती है, वो सोचते हैं कितनी प्राइस रखनी चाहिए।
आज कई रेयर डिसीज ऐसा है जिसकी मेडिसिन हमें दुनिया से इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिसकी कीमत डोज की, एक सालाना डोज की करोड़ों रुपयों में होती है। लेकिन यही मेडिसिन मैंने 6 महीने पहले नीति आयोग को कहा था कि हमारी फार्मा कंपनियों से बात करो और हाइड्रोक्सी यूरिया हम जब लिक्विड फॉर्म में लाते हैं तो इतना महंगा आता है, 60-17 लाख रुपए का एक ईयर का डोज की कीमत होती है। तो मैंने कहा इंडिया में नहीं बना सकते हैं, तो हमारी कंपनियों ने मेहनत करी, इंडिया में ही बना दिया। कीमत क्या हो गए? 15 से 17 लाख। जिसकी कीमत होती थी 60 से 17 लाख, उसकी कीमत हो गई 10 से 15 लाख। दोस्तों, ये सस्ता हो गया। दुनिया लेती थी हाइड्रोक्सी यूरिया लिक्विड जिस कंट्री से, वो तो जो नीडी कंट्री है उसको यही कीमत में देते थे। लेकिन जब वो इंडिया में बनना चालू हो गया तो दुनिया को भी ये सस्ते ही दर में मिलेगा। ये इंडिया का मॉडल है। हम वसुधैव कुटुंबकम की फिलोसॉफी में मानने वाले लोग हैं। हम हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया के द्वारा दुनिया को मदद करना चाहते हैं। मुझे कई बार आके एक्सपर्ट लोग, डॉक्टर्स लोग हमारे नेशनल मेडिकल कमीशन से बोलते हैं कि मंत्री जी अभी एमबीबीएस की सीट 1,07,000 हो गई है, अभी सीट नहीं बढ़ानी चाहिए। मैं कहता हूं कि अभी तो 140 करोड़ की जनसंख्या के लिए भी ये पूर्ति सीट नहीं है। हमें और इतनी सीट बढ़ानी है, हमारी देश की जरूरत भी पूरी हो और दुनिया की जरूरत भी पूरी करने की जिम्मेवारी हमारी है। यहां डॉक्टर अपनी सेवा देंगे और ज्यादा डॉक्टर होंगे तो दुनिया में जाके अपनी सेवा देंगे, और पैरामेडिक्स वर्कर्स यहां तैयार होंगे, देश में अपनी सेवा देंगे, दुनिया में अपनी सेवा देंगे। दोस्तों, अभी ग्लोबलाइजेशन के जमाने में और हमारी आइडियोलॉजी और फिलोसॉफी के मुताबिक विश्व ही हमारा परिवार है। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तब हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं, और इसलिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जितनी भी फैसिलिटी क्रिएट हम करते जा रहे हैं और आगे आवश्यकता के अनुसार हम करते जाते रहेंगे। दिल्ली तो भाग्यशाली है, यहां ज्यादातर 4 हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट, लेडी हार्डिंग्स इंस्टीट्यूट, सफदरजंग इंस्टीट्यूट, दिल्ली एम्स, आरएमएल, 4 हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल दिल्ली में है। दिल्ली की जनता को उसको ऑटोमेटिक लाभ मिलता है। दोस्तों, देश की जनता को भी उसका लाभ मिलता है। आने वाले दिनों में आवश्यकता के अनुसार हमें फैसिलिटी को क्रिएट करना है, बढ़ाना है, और धीरे धीरे देश और दुनिया की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में हमें आगे बढ़ना है। मेडिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ ही काम किया जाना चाहिए। सरकार का काम पहले हमने ऐसा ही सोच लिया था, क्या करना है तो क्या अस्पताल बना देना, हेल्थ सेंटर बना देना, केवल हेल्थ सेंटर बना देंगे, केवल अस्पताल खोल देंगे, और वो भी त्रुटक ऐसा नहीं। ये पॉलिटिकल विषय ही नहीं है, ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं हो सकते हैं। देश की डेमोग्राफी का मैपिंग करके क्या कितनी आवश्यकता है, क्या करना चाहिए। दोस्तों, पिछले 1 दशक में जो बदलाव हुआ है, 1,70,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या है आयुष्मान भारत? आयुष्मान भारत योजना का परिप्रेक्ष्य में हम विचार करें तो आयुष्मान भारत, लॉन्ग लाइव इंडिया, देश का एक ऐसा परिप्रेक्ष्य जिसमें आयुष्मान भारत अम्ब्रेला के नीचे एक कॉम्प्रिहेंसिव देश में हेल्थ फैसिलिटी क्रिएट हो, हेल्थ सुविधा क्रिएट हो, हेल्थ इकोसिस्टम बने, हेल्थ एफोर्डेबल हो, हेल्थ एक्सेसिबल हो।
दोस्तों, एक दशक में यह तो हो चुका है कि आज हेल्थ सेक्टर में इक्वालिटी है। बीमारी कभी किसी को पूछ के नहीं आती है, वो गरीब के यहां भी आती है, अमीर के यहां भी आती है। लेकिन एक समय था कोई गरीब के यहां बीमारी आती थी, उसके लिए बड़ी अस्पताल में जाना, प्राइवेट अस्पताल में जाना नामुमकिन के बराबर था। आज मुझे खुशी हो रही है, पिछले एक दशक में मोदी जी ने जो हेल्थ सेक्टर में काम किया है, नतीजा ये है कि एक फैक्ट्री के मालिक अपनी बीमारी के समय में जहां ट्रीटमेंट ले रहा हो, यही अस्पताल में काम करने वाले मजदूर सेम टाइम में यही अस्पताल में इलाज चल रहा हो जहां उसके मालिक का इलाज चल रहा हो। उसका मालिक अपने जेब से खर्च करता होगा, लेकिन ये मजदूर का इलाज आयुष्मान भारत योजना से चलता होगा। ये इक्विलिटी है। हेल्थ के लिए, उपचार के लिए अमीर और गरीब का भेद आज नाबूद हो चुका है। हेल्थ को एफोर्डेबल करने के लिए, हेल्थ को एक्सेसिबल करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। 1,70,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, यानी कि 5 से 7 हजार पॉपुलेशन पर एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, वहां 13 प्रकार के टेस्टिंग हो जाए, वहां वेलनेस की सुविधा हो, योगा का कार्यक्रम चलता हो, वहां कोई गांव के मजदूर पेशेंट आ जाए, उसका ओरल कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए प्राइमरी स्क्रीनिंग हो जाए, वहां उसको मुफ्त इलाज हो जाए प्राइमरी। और वहां ही ये ही गरीब व्यक्ति को शायद कोई बड़ी बीमारी हो, ऐसा डाउट लगे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को या तो वहां बैठे हुए डॉक्टर को, तो आज वो डायरेक्ट उसको रिफर नहीं करते हैं, पहले वो टेली कंसल्टेशन के द्वारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ जुड़ जाते हैं, पेशेंट के बारे में बात कर लेते हैं, पेशेंट उसके बगल में बैठे होते हैं। दोस्तों, वहां ही उसका इलाज हो जाता है, बहुत आवश्यकता होती है तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जाते हैं। आज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी हर डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर मेडिकल कॉलेज बनने आई है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर यूनिट बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सेकेंडरी और टर्शरी केयर की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही टर्शरी केयर की ट्रीटमेंट मिल जाए। और बहुत आवश्यकता होगी तो देश में, आज सुबह में मैं एक रिव्यू कर रहा था, तो 6 एम्स का लोकार्पण करना है, 1 एम्स का शिलान्यास करना है। तो मैं मेरे ऑफिसर को बता रहा था कि 1 दशक पहले कुल मिला के 7 एम्स थी, और आज हम 6 एम्स का लोकार्पण और 1 एम्स का शिलान्यास, 7 एम्स का लोकार्पण शिलान्यास एक साथ में करने का विचार कर रहे हैं। दोस्तों, ये हेल्थ सेक्टर में हो रहा बदलाव का प्रतीक है। आयुष्मान भारत योजना, 60 करोड़ लाभार्थी। आज से 10 साल पहले मैंने न्यूज में पढ़ा था, ओबामा ने अमेरिका में ओबामा केयर करके एक योजना लॉन्च करी। ओबामा केयर योजना थी अमेरिका के 10 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी देने के लिए। दोस्तों, ये 10 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी देने के लिए थी। ये मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना 12 करोड़ फैमिली को हेल्थ सिक्योरिटी दे रही है, यानी कि 12, 5, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की गारंटी देने वाली योजना है। आज देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा घूम रही है। मुझे कई यात्रा में, कई गांव में जाने का अवसर मिला, और ये यात्रा में मेरी जुबानी मेरी कहानी, मुझे जो अनुभव हुआ हो वो मुझे स्वयं मंच पे आके बोलना होता है। और ये कार्यक्रम में मैं बैठता हूं
और ये मेरी कहानी, मेरी जुबानी, यानी कि मैं ही स्वयं, यानी कि लाभार्थी जिन्होंने योजना का लाभ मिला हो, वो मंच पर से बोलते हैं। और जब हम सुनते हैं तब सुकून होता है कि सचमुच मोदी जी की सरकार एक गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के लिए काम कर रही है। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है। एक गरीब व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है कि आयुष्मान भारत योजना से अपना स्वयं का जीवन कैसे बचा। एक गरीब व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है कि मैं फुटपाथ पर था और मैं ठेला लगाता था, ठेला लगाते लगाते बैंक ने मुझे कैसे लोन दी और मेरा जीवन में कैसे बदल आया, मैं कैसे मेरा कारोबार खड़ा कर पाया। दोस्तों, सार्वजनिक जीवन में ये बहुत बड़ा बदलाव है और सरकार का यही काम होता है, सरकार का यही दायित्व होता है। हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि सरकार मेरी है, मेरा ख्याल रख रही है। आज हम एहसास कर रहे हैं सभी वर्ग के लोगों में, यानी कि चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, ये चार वर्ग आज एहसास कर रहा है कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। यहां बैठे हुए स्टूडेंट, दोस्तों, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। आप यहां से डॉक्टर बन के जाएंगे, कई लोग प्रैक्टिस करेंगे, कई लोग हायर एजुकेशन में जाएंगे, कई लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाके सेवा देंगे, कई लोग विदेश जाएंगे। आप जहां जाओ वहां, दोस्तों, आप यहां से एजुकेशन लेके जाएंगे, अच्छे डॉक्टर बन के जाएंगे। आप अपनी सेवा के द्वारा सोसाइटी को लाभान्वित करेंगे, उसका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। बदलते समय में आपके लिए देश में भी अपॉर्चुनिटी ओपन है, दुनिया के लिए भी, आपके लिए, दुनिया के लिए भी अपॉर्चुनिटी बने, उसके लिए हम सतत प्रयासरत हैं। हम चाहते हैं कि देश में अभी भी मेडिकल कॉलेज बढ़े। हम चाहते हैं जब मेडिकल सीट एक दशक पहले 54,000 थी, आज 1,07,000 है। पीजी की सीट 34,000 थी, आज 64,000 से अबव है। 350 मेडिकल कॉलेज थी, आज 607 मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज बढ़ रही है, सीटें बढ़ रही है। देश में युवा लोग स्टार्टअप करें, स्टार्टअप करके स्टैंड अप हो, खड़ा हो, इनोवेशन और रिसर्च और इनोवेशन करे। दोस्तों, लास्ट वीक में ICMR, नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सभी लोगों ने साथ में मिलके, मेरे पास बहुत युवा एंटरप्रेन्योर्स आते थे। कोई डॉक्टर प्रैक्टिस करते करते कोई रिसर्च करते थे, कोई नए मेडिकल डिवाइस बनाते थे, कोई नई मेडिसिन का रिसर्च करते थे। कई युवा भी अपनी मेहनत करके कुछ न कुछ रिसर्च करते रहते थे। दोस्तों, रिसर्च करने के बाद वो घूमते थे, मंत्री जी को मिलते थे, ऑफिस में मिलते थे, ऑफिसर्स को मिलते थे कि मुझे उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, अभी आगे हमें क्या करना। दोस्तों, रिसर्च और इनोवेशन को बल मिले उसके लिए हमने मेडटेक मित्र करके एक पोर्टल ओपन करा है। अब सब लोग जाके देख लीजिए, एक ही सप्ताह में 50 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा। ये मेडटेक मित्र क्या है? आपने कुछ रिसर्च करा, आपके मन में कोई आइडिया आया, तो आप उसके पर बता दीजिए। सप्ताह में एक बार एक्सपर्ट लोगों की पैनल बैठेगी, आपको बुलाएगी। आप क्या करना चाहते हैं? आपने कोई रिसर्च करा है तो क्या ये रिसर्च है? और एक्सपर्ट पैनल को ऐसा लगे कि आपका रिसर्च और इनोवेशन जन कल्याण में उपयोगी हो सकता है, तो तुरंत ही आपको कहेंगे कि आप यहां अप्लाई करो, इस टाइप की स्टडी करो, स्टडी करके यहां अप्लाई करके डेटा सबमिट करो, तो आपका ये रिसर्च आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, सभी को अपॉर्चुनिटी मिले, जिसमें कौशल्य है, जिसमें कुछ करने का जज्बा है, जिसमें कुछ स्किल है, ऐसे यूथ हो,
या कोई रिसर्चर हो, उसके लिए भी हम गवर्नमेंट का डोर ओपन करके उसके साथ संवाद करके उसको देश में ही अपॉर्चुनिटी मिले। जरूरी नहीं है कि अभी हमें कोई रिसर्च करना है तो दुनिया की कोई कंट्री में चले जाएंगे, वहां ही हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दोस्तों, ये समय पुराना हो गया है। मोदी जी के नेतृत्व में दोस्तों देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। ये नया भारत का निर्माण हो रहा है। ये नया भारत युवाओं की आकांक्षा के लिए काम करता है। ये नया भारत देश की समृद्धि के लिए काम करता है। ये नया भारत नीडी लोगों की सेवा के लिए काम करता है। और इसलिए हम सब लोग साथ में मिलके नए भारत की राह पे आगे बढ़े। हमारे इंस्टीट्यूट में जो सुविधाएं उपलब्ध हुई है, इस सुविधा का लाभ लेके हम और जनता की बेहतर सेवाएं करें। यही आज के अवसर पर चारों इंस्टीट्यूट के संचालकों को मैं हार्दिक अभिनंदन देता हूं। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।